पहला कदम सीजन 4 में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज हम हैं पंजाब के शहर लुधियाना में। यहाँ के दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हम आ चुके हैं। और सबसे पहले स्वागत है लुधियाना के तमाम दर्शकों का। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका परिचय हमारे एक्सपर्ट से कराते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अरुण ठुकराल साहब, जिनसे आप लोग परिचित हैं, ये ना केवल एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एमडी और सीईओ हैं, बल्कि योगी ऑन दलाल स्ट्रीट इनकी एक बेस्ट सेलिंग बुक है जो इन्होंने योग के आधार पे निवेश के गुर सिखाए हैं और उसके लेखक हैं। तो ये उनका एक और परिचय है इन दिनों। और साथ ही हमारे साथ मुनीश सभरवाल साहब हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के और नॉर्थ जोन के हेड भी हैं। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब ये खास तौर से आपको देंगे। स्वागत है आप दोनों का ही। लोगों के सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में है मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ। हम इन दिनों जब भी तमाम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक ही बात ठुकराल साहब सबकी आती है कि बाज़ार तो 11,000 के ऊपर गया, अभी आपने उसको सेलिब्रेट भी किया, बजट भी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा आया, क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो पोर्टफोलियो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो हमने खुद का बनाया हुआ पोर्टफोलियो हो, वहाँ पे तो रिटर्न अभी भी अच्छे नहीं आ रहे। हो क्या रहा है? वही हो रहा है कि अगर आप देखें 2017 में तो मिड कैप और स्मॉल कैप कुछ 40% और 60% ऊपर गए थे, और 2018 में मिड कैप कुछ 14% नीचे आया और स्मॉल कैप 28% नीचे आया। यही एक वजह है क्योंकि हम ज़्यादातर इन्वेस्टर से जब मिलते हैं उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारा मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। हालांकि सेंसेक्स अच्छा किया है, कुछ ब्लू चिप कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, शायद इसी का नाम स्टॉक मार्केट है, और वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में रहता है, ऊपर नीचे जो मार्केट करेगी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, ये तो सब लोग ही मानते हैं। ये बात तो सही है। तो सभरवाल साहब, आपके सामने भी ये इश्यूज आते होंगे, लोग शिकायत करते होंगे कि भाई हम तो देख रहे हैं टीवी पे नया हाई बन रहा है मार्केट में और आपने ये म्यूचुअल फंड हमें दिया है, इसमें तो रिटर्न नहीं आया। आप कैसे जवाब देते हैं और क्या कोई स्ट्रैटेजी है इस तरह के बाजार में, फिर पैसे कहाँ लगाएं? म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं दैट इज़ नॉट फॉर दी वेरी शॉर्ट टर्म। इक्विटीज म्यूचुअल फंड की जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, दे आर मेंट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर उसमें बना रहेगा, सो ही विल डेफिनेटली मेक अ गुड रिटर्न। कितना टाइम होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म? मतलब डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सर्कमस्टांसेस, मार्केट अकॉर्डिंग। तो आज की डेट में हम कह रहे हैं 3 से 5 साल कैन बी अ गुड टाइम टू गेटिंग अ गुड रिटर्न इन म्यूचुअल फंड। तो हम जिन लोगों से बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके जैसे, वो आमतौर पे कोई हमको ये नहीं बताते रिटर्न कितना आएगा जी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि आप भारत के शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो ऑन एवरेज 5 साल में आपका पैसा दुगना हो जाना चाहिए। तो क्या आज के इस लेवल पर भी, इस तरह के बाजार में भी जो लोग पैसे लगा रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल लगा रखे हैं, क्या वो भी एक्सपेक्ट करें कि अगर वो 5 साल देंगे तो पैसा दुगना करके ही निकलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम म्यूचुअल फंड की भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन देते हैं। क्या रिटर्न है? दैट इज अ जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ओके। हाँ, अगर कंट्री 7% से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन 3% है तो अब 10% का रिटर्न प्लस 1-आधा% फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी, तो 11-12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 11% का रिटर्न अगर आता है तो 6 से 7 साल में पैसे डबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 7 साल में बिल्कुल। तो 5 की जगह 7 कर लें। बिल्कुल। लेकिन ठुकराल साहब 8-9% तो डेट फंड में मिल जाता है, फिर इक्विटी का रिस्क क्यों लें? जो नॉमिनल एक्सपेक्टेशन, नॉमिनल ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो जीडीपी और इन्फ्लेशन का नंबर होता है। बट आपने सही बोला कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोगों को शायद 8-9% समझ में नहीं आता तो ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, और अगर हम पिछले सालों का रिटर्न देखें, 40 साल का, मैं हमेशा बताता हूँ, आपसे बात करता हूँ कि जो 100 का इंडेक्स था वो तो 37,000 हो ही गया है। तो इस दौरान में तो बहुत सारा इकोनॉमी में प्रॉब्लम था, 91 में प्रॉब्लम था, उसके बाद इकोनॉमी कितना ऊपर नीचे हुआ, बीच में कुछ फ्रॉड हुए, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उन सब के बावजूद भी जो आपका 10,000 रुपया था वो आज 37 लाख हो गया है। मतलब 100 का इंडेक्स अगर 37,000 है, विच इज 17% रिटर्न। 40 सालों में 17% का रिटर्न आया है। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट तो ऑब्वियसली इतना नहीं था। तो बेसिकली मानना यह है कि अगर आप थोड़े लकी हैं और आप कुछ अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स में रहे, तो आपका रिटर्न इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो बड़े स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन इस समय ये जो टिपिकल सवाल सबके आते हैं सभरवाल साहब, वो ये है कि अब जब स्मॉल कैप मिड कैप नीचे आ गए हैं, लार्ज कैप अभी भी अच्छा कर रहे हैं, आज की तारीख में अपना पोर्टफोलियो अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप का NAV ज़्यादा नहीं घटा है, वो शायद बेहतर है। अब अगर मुझे और निवेश करना है, या जो मेरी SIPs चल रही हैं उनको और बढ़ाना है, या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेना है, तो मैं कहाँ पर ध्यान रखूँ? लार्ज कैप में, बड़े शेयरों के फंड्स में, ब्लू चिप स्कीम में,
या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में जो काफ़ी गिर गए तो बहुत सस्ते हैं, शायद लेने के लिए ज़्यादा अच्छा है? एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर यही गलती करता है, जब वो उसका स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन का क्राइटेरिया रिटर्न हो जाता है कि मुझे किस फंड ने पिछले साल में रिटर्न ज़्यादा दिया, कौन सा सेक्टर ज़्यादा गिरा हुआ है। हमें म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं, देन वी हैव टू लुक इनटू आवर ओन रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, हमारा बिहेवियर को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं, लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी देता है, लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न देता है। स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी, आपके सिग्निफिकेंटली वॉलेटिलिटी रहता है, डेफिनेटली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करने का उसमें पोटेंशियल है। अगर हमारा बिहेवियर है कि अगर मेरा फंड की NAV 20% या 25% गिरता है तो मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, देन वी शुड नॉट टेक एक्सपोजर इन स्मॉल कैप फंड। रिटर्न शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। जब हम फंड की सिलेक्शन करते हैं, हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए किसी अच्छे एडवाइज़र से अपना दिल खोलिए उसके साथ, तो वो आपके रिस्क को असर्टन करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सपोज मकान लेना हो, आपके पास दो ऑप्शन हो। एक आपको मकान मिल रहा है 20वें फ्लोर माले पे मकान मिल रहा है, जहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी, आपको सारा सामने आपके घर के झील है, दूर तक आप देख सकते हैं। और दूसरा आपको ग्राउंड फ्लोर का मकान मिल रहा है, तो आप कौन सा लेंगे? नॉर्मल लोग कहते हैं जी हम तो 20वें फ्लोर का लेंगे। मैं कहता अगर बाई चांस कल को भूचाल आ जाता है तो आप कौन सा लेंगे? कहते नहीं, फिर हम ग्राउंड फ्लोर का लेंगे। जो ग्राउंड फ्लोर का जो रिस्क, वो डेट के इन्वेस्टर हैं, जिनको लगता है भी अगर मार्केट में भूचाल आ गया तो हम भागना चाहते हैं, सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं। उन इन्वेस्टर के लिए डेट फंड बने हैं। जो नज़ारे लेना चाहता है तो 20वें फ्लोर पे लेके, और जिसे भूचाल का नहीं है उसके लिए इक्विटी बना है। तो अगर हम अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे लगाए हैं तो लॉस देखने के लिए तैयार रहिए अगर आपको कन्विक्शन है, और अगर आप वक्त देंगे, जैसे आज भी अगर किसी ने 2017 के आखिर में या 2018 में निवेश किया तो उनको शायद नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसने 2013 या 14 या 15 में निवेश किया था उनको अब भी काफ़ी शानदार रिटर्न मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक करेक्शन है, इसके बाद बाजार फिर ऊपर जाएगा, और हर करेक्शन के बाद बाजार ऊपर जाता है, ये तो हम आमतौर पर जानते ही हैं। अच्छा, इस समय जो दूसरे टिपिकली लोग पूछते हैं कि क्या SIP और बढ़ा दें चूँकि बाजार नीचे है, अगर वो करना हो तो क्या लार्ज कैप और मिड कैप में फिर वो नया पैसा डालें? जी। या किस किस सेगमेंट में किस तरह की स्कीम इस समय के हालात को देखते हुए आप चुनेंगे? हाँ, देखिए हम पंजाब में हैं, पंजाब में हम ये बोलते हैं कि सुख वेले शुक्राना, हाँ, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। एंड SIP उसी तरह सिमरन की तरह है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन आपने SIP लगाते रहना है कंटिन्यूसली। हाँ, अगर आपके पास आपकी इनकम बढ़ती है, सिप कहाँ से लगाएंगे? अगर आपका इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वी शुड इंक्रीज अवर SIP। हाँ, अगर मार्केट डाउन है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सिप मैं नहीं बढ़ा सकता। सिप के लिए एक ही है कि उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल के लिए SIP की लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम सिप लगा रहे हैं देन वी हैव टू गिव अ टाइम, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर वो हमारा कमिटमेंट है SIP के लिए तो SIP कैन चेंज योर फॉर्चून। और ये छोटे से छोटे निवेशक के लिए बना है, चाहे वो 100 रुपये की सिप करे, चाहे वो 1 लाख की सिप करे, डिपेंडिंग अपॉन हिज, तो उसका पैसा इसमें बनना ही है। बट उसके लिए कमिटमेंट एक ही है, सिर्फ लॉन्ग टर्म। अगर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने में आपकी क्षमता है तो SIP आपके सारे सपनों को साकार कर सकती है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और सबसे अच्छी बात SIP में ये होती है, जिस दिन बाजार ज़ोर से गिरता है या जिस समय बहुत नीचे होता है, अगर आपकी SIP की डेट उस समय है तो आपका पैसा लग जाता है। आपको खुद से फैसला लेना हो तो मुझे नहीं लगता कि 99.99% हम कह सकते हैं लोग उस समय दिल कड़ा करके फैसला ले सकते हैं। जब मार्केट बॉटम पे है, बहुत गिर रहा है, उस दिन कोई पैसा लगाने नहीं जाता। तो SIP में ये अच्छी बात होती है कि उस लोएस्ट पॉइंट पर भी आपके पैसे लगते हैं, और इस वजह से जो रिटर्न आता है वो उतना ही बेहतर आता है। पहला कदम सीज़न 4 में आज हम लुधियाना में हैं और यहाँ के दर्शकों के सवालों के जवाब शुरू करने वाले हैं। उसके पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ अरुण ठुकराल और मुनीश सब्रवाल साहब बने हुए हैं। ठुकराल साहब, इस समय जब बाजार गिर रहा है, एक अच्छी बात जो हमें दिखाई देती है जब भी हम इस तरह किसी शहर में आते हैं कि लोग चिंतित हैं कि थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन अभी भी सबको भरोसा है कि जो ग्रोथ की स्टोरी है, शेयर बाजार की स्टोरी है, वो बनी हुई है। लेकिन अब पैसा कहाँ लगाएं, किस तरह के शेयरों में लगाएं? आप इस समय क्या राय दे रहे हैं? जहाँ पहले पैसा बना, क्या वहीं बनेगा या नई स्टोरीज ढूंढें? क्या थीम है आपकी नज़र में? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो थीम है वो कंजम्पशन है, और कंजम्पशन अभी इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से
अगर आप देखें तो रूरल साइड में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, और अभी जैसे बजट में भी कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ पैसा आएगा। और अर्बन कंजम्पशन में भी अभी देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो ये तो रूरल में काम आएगा। अर्बन कंजम्पशन में भी मिडिल क्लास को जैसे अभी फ़ायदा हुआ है ये रिटर्न का, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कंजम्पशन बढ़ेगा। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अभी भी सिर्फ 30% लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है, अभी भी सिर्फ 11% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, अभी भी सिर्फ 3% लोगों के पास एसी है। और अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा। तो ये कंजम्पशन को एज ए थीम पकड़ के उसमें डालिए। उसके बाद आईटी में, अभी ग्लोबल आईटी में ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, वहाँ पे हमारी आईटी कंपनीज अच्छी कर रही हैं। फार्मा कंपनी में पहले जो प्राइसिंग इश्यूज थे, जो एफडीए इश्यूज थे, वो कम हो रहे हैं। टेक्सटाइल में हमें फ़ायदा हो सकता है, और लुधियाना तो टेक्सटाइल के लिए माना जाता है, क्योंकि अगर ये यूएस चाइना का ट्रेड वार चलता है और अगर वहाँ से एक्सपोर्ट बंद होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा। और हमारे यहाँ लेबर चीप है और इंग्लिश स्पीकिंग फोर्स है, तो ये फ़ायदा होगा, केमिकल को फ़ायदा होगा। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो हमें अभी अच्छे लग रहे हैं। तो वही बात अगर मैं फंड्स के हिसाब से पूछूं, इस समय आप कौन से फंड, कौन सी स्कीम खास तौर पे रेकमेंड करेंगे? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, हम जिस एज में रह रहे हैं हम उसको वूका एज बोलते हैं। वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगिटी, इस चारों रीज़न के कारण आम निवेशक के लिए डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करना हाँ बड़ा मुश्किल है। उसको स्टॉक को सिलेक्ट करना, उसके लिए अगर उसके पास समय और नॉलेज दो चीज़ें हैं तो ठीक है, वो डायरेक्टली स्टॉक में एक्सपोजर ले सकता है। बट मोस्टली इन्वेस्टर के पास एक चीज़ कम से कम मिसिंग रहती है, ज़्यादा उसके पास नॉलेज होती है तो उसके पास टाइम नहीं होता, टाइम है तो उसके पास नॉलेज नहीं है, और तीसरा पैसे भी। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए म्यूचुअल फंड्स आपके पास है। म्यूचुअल फंड को आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास 2 दिन का पैसा है तो लिक्विड फंड आपके लिए ठीक हो सकते हैं। अगर आप 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं पैसा, इक्विटी फंड ठीक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई थीम चल रहा है तो आप म्यूचुअल फंड की थीम ओरिएंटेड फंड्स हैं, सेक्टर फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली स्टॉक में एंटर करना, दैट इज अ वेरी रिस्की। वो सारे ऑप्शन ठीक है। इस तरह के दौर में अगर आपका नज़रिया ये है कि ये साल इस तरह वॉलेटाइल रहने वाला है, तो एक या 2 स्कीम अगर आपको चुननी हो, किस तरह की चुने? क्या फिर बैलेंस फंड ले लें, क्या कोई डायनामिक फंड ले लें? देखिए, जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है तो आपको उन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो स्पेसिफिकली ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है मिड एंड स्मॉल कैप, तो वो गिरेंगे भी ज़्यादा और मार्केट में जब अप ट्रेंड आएगा तो बढ़ेंगे भी ज़्यादा। और थीमेटिक फंड में अगर आपको लगता है कंजम्पशन स्टोरी चलने वाली है तो एफएमसीजी फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है फार्मा स्टोरी चलने वाली है देन दी फार्मा सेक्टर फंड्स हैं। आपको लगता है कमोडिटी चलने वाली है तो कमोडिटी फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। तो बट उसके लिए आपको सही एडवाइजर की जरूरत है। आप अपने लिए सेक्टर फंड में बिना एडवाइजर के कभी निवेश नहीं करना चाहिए। सेक्टर फंड भी और मिड कैप स्मॉल कैप फंड में भी। मैं कहता हूँ ब्रॉड ओवरऑल अगर आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है बिना एडवाइजर के आपको एंटर नहीं करना चाहिए। इवन आपने डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो। अच्छा, हम जो ये बात कर रहे हैं कि अभी पैसा कहाँ लगना चाहिए, ठुकराल साहब, इस समय एक टिपिकल पोर्टफोलियो अगर आपको डिज़ाइन करना हो, अब हालांकि सब्बरवाल साहब कह रहे हैं कि आप अपने एडवाइज़र के पास जाइए, लेकिन लोगों को आपके जैसे एक्सपर्ट से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आज आप एक पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करेंगे? कितना पैसा लार्ज कैप फंड, कितना मिड कैप में, कितना डेट में, कितना डायरेक्ट इक्विटी में, कैसे डालें? देखिए, वो जो मैं अभी आपको पोर्टफोलियो के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो वो स्पेसिफिक सबके लिए नहीं हो सकता है। सबसे पहला तो है कि आप जिसका पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपकी एज 40 है आप उसको 100 से माइनस कर दीजिए और 60% जो है इक्विटी में लगा दीजिए। मैं ऐसा फार्मूला नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो 40 ईयर वाला या 30 ईयर वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर उसके ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर, अगर उसके डिपेंडेंट पेरेंट है या उसको 3 बहनों की शादी करनी है तो वो नहीं लगा सकता ज़्यादा पैसा। या फिर एक 60 साल का आदमी जिसने सारा कुछ अपना सेट कर लिया है वो पूरा पैसा लगा सकता है इक्विटी में, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा। बट टिपिकली जो हम बोलते हैं एलोकेशन करना है, हम बोलते हैं कि 5 से 10% आप गोल्ड में लगाइए। और गोल्ड में भी आजकल फिजिकल गोल्ड मत लगाइए, आजकल तो गोल्ड ETF है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड आ गया है जिसमें आपको 2.5% के करीब आपको ब्याज भी मिलता है। उसके बाद आप अगर डेट में थोड़ा सा लगाना चाहिए, थोड़ा लिक्विड फंड आपको रखना है इमरजेंसी में, तो म्यूचुअल फंड में जाइए, किसी लिक्विड फंड में पैसा रखिए। 6 से 12 महीने का आप किसी सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए। बाकी आपको लार्ज कैप में लगाना है और 20 से 30% कम से कम आप मिड या स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय है 10 साल का, आपका जो गोल है आप अपने गोल से लिंक कर दीजिए। और 10 साल के बाद अगर आपके अपने बच्चे को आपने बाहर भेजना है तो आप वो मिड और स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं।
तो इस तरह से ये मोटा मोटा आपको पोर्टफोलियो डिसाइड करना है, बट ये सिर्फ एक जेनरिक एडवाइस है, ये एक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है। वो स्पेसिफिक एडवाइस स्पेसिफिक पर्सन को ही दी जा सकती है। तो यानी ये मेरा जो पैसा डेट फंड में लगा हुआ है, ये मैं जो अगले साल पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ उसमें यूज होगा। करेक्ट। ये मान के चलिए जो पैसा आपने 3 साल के हिसाब से लगा रखा है वो आप 3 साल के बाद इस्तेमाल करने जो भी वाले गोल है आपका उसके हिसाब से, और जो बच्चों का 10 साल के बाद भेजना है वो आपका लॉन्ग टर्म गेन है। और रिटायरमेंट के लिए जो है वो एकदम 10-12 साल अगर आपका रिटायरमेंट में टाइम है तो उसमें डाल दीजिए, लेकिन रिटायरमेंट से 2 साल पहले उसको आप लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में आप मूव कर दीजिए, क्योंकि अगर उस साल जिस साल आपको पैसा चाहिए और मार्केट क्रैश हो गई तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। और आप एक एडवाइजर को तो रख ही लीजिए ये सब करने के लिए। बिल्कुल। सब्बरवाल साहब, आप कैसे डिजाइन करेंगे एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं तो उसमें 2 जो बिहेवियर है इन्वेस्टर का, ग्रीड, फियर और बोर्डम, इन 3 चीज़ों के ध्यान में रखे हम इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो प्लान। बोर्डम भी? या बोर्डम भी, क्योंकि किसी ने एसआईपी लगाई हुई है, 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है, 2 साल बाद वो देखता है मैंने 24,000 रुपये दिया है, उसकी वैल्यू 24,000 रुपये 10 रुपये है। वो कहता है कैसे मेरा गोल प्लान अचीव होगा मेरा गोल। उसमें बोर्डम आ जाता है, कहता है नहीं इसमें इससे पैसा नहीं बनने वाला, उसको हम बोर्डम बोलते हैं। ग्रीड, जब पिछले रिटर्न देता है फंड उसके, तो इसलिए इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। जैसा इन्वेस्टर का बिहेवियर है और उसके अलावा जैसे उन्होंने उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ है, बिहेवियर कैसे बनता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसके सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इन्वेस्टर का बिहेवियर बनाता है। हाँ, उसका लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी एसेट्स कितनी हैं, वो इन्वेस्टर का बिहेवियर बनाता है। अगर हम उस इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझने में सक्सेसफुल हो गए क्रिएट प्लान, तो हम उसके अकॉर्डिंगली डेट, इक्विटी और लिक्विड कितना पोर्टफोलियो में हो सकता है। बट आज की डेट में हाँ, अगर आपकी मेरा से आज हम हमारे पोर्टफोलियो में जो इक्विटी एलोकेशंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस पे इंडियन इक्विटी मार्केट, जिस सर्कमस्टांसेस में इंडियन इकॉनमी है, यहाँ से हमें सिग्निफिकेंटली ग्रोथ दिखता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए अगर हमारा पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ ट्विस्ट होगा, अलाइंड होगा, तो देन प्रॉब्ली हम ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकेंगे इंडियन मार्केट ग्रोथ में। बिल्कुल। तो जब बाजार में गिरावट आ चुकी हो वहाँ पर इक्विटी में आपका एलोकेशन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। तो यह है फिलहाल आपके लिए मंत्र। आज हम लुधियाना में हैं और यहाँ के दर्शकों के साथ रूबरू हो रहे हैं हमारे 2 एक्सपर्ट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एमडी और सीईओ और योगी ऑन दलाल स्ट्रीट के लेखक अरुण ठुकराल है हमारे साथ, और मुनीश सब्बरवाल साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नॉर्थ जोन के हेड हैं SBI म्यूचुअल फंड के। अब आपके सवालों के जवाब लेने का वक्त है। चलिए पहली कतार से शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा सवाल म्यूचुअल फंड से है। जैसे अभी म्यूचुअल फंड में कई कंपनीज में पैसा लगाते हैं, डेट फंड में या इक्विटी फंड में, उसमें जो रिसर्च टीम आपकी है वो पूरी रिसर्च करती है, या जो आप रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी रिसर्च किए हुए हिसाब से आप पब्लिक का पैसा डेट फंड में या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं? जैसे इन्होंने बोला SBI म्यूचुअल फंड जो इंटरनल, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा AAA रेटेड कंपनीज़ हैं। हमारा अपनी क्रेडिट टीम है जो दैट इज़ अ फर्स्ट पैरामीटर, जो AAA रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग ने दी है। उसके बाद हमारी अपनी क्रेडिट टीम्स हैं जो उनको एनालिसिस करती है, उनके कैश फ्लो और फंड फ्लोज की और उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करती है, वेदर दी कंपनी अपने टाइम पे ऑब्लिगेशंस को पे करने की इसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, उसमें लीवरेज कितना है, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, और सबको स्टडी करने के बाद देन वी डिसाइड कि किसी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सिर्फ हम आउटसाइड रिसर्च पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी अपनी भी इंटरनल रिस्क टीम है, हमारी अपनी भी इंटरनल क्रेडिट टीम है जो उनको एनालिसिस करती है। उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो अभी हम रिसेंटली बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को सुन रहे थे, वो एक कार्यक्रम में आए हुए थे और यही सवाल आया। तो उन्होंने बोला कि अमेरिका में घोटाले नहीं होते क्या? वहाँ पे ऐसी हाईली रेटेड कंपनीज बस नहीं हो जाती क्या? लीमन ब्रदर्स की रेटिंग अच्छी नहीं थी क्या? उसमें बहुत सारे बड़े बड़े निवेशकों ने पैसे नहीं लगाए थे? सबने लगाए थे। तो फाइनेंशियल मार्केट का ये स्वभाव है कि यहाँ पर आपके पास अगर 10 स्टॉक हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से कोई एक स्टॉक का भाव 0 भी हो सकता है। इसलिए आपको 10 शेयर रखने हैं, इसलिए आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि आपकी या किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर की, यहाँ तक कि सेबी की, किसी रेटिंग एजेंसी की भी लिमिट है। आखिर में रेटिंग एजेंसी भी जो उसके सामने बैलेंस शीट आती है उसी को मान के रेटिंग करेगी, वो खुद से तो हर कंपनी की बैलेंस शीट बनाने नहीं जा सकते। तो ये रिस्क है और इसको आपको डाइवर्सिफाई करके ही चलना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगला सवाल, हाँ जी, उधर पीछे। I have a question for Mr. Sabharwal. You said something about the GDP plus inflation. That is the criteria for
the actual valuation of these mutual funds. Suppose the GDP is 5% and it goes, inflation goes to 25%, what it happens in the past governments, then how will calculate it? Kindly, I'm confused how it is there. देखिए अंडरलाइंग स्टॉक्स की जो बात करते हैं, अगर इन्फ्लेशन 20% है तो आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं मार्केट से उसकी इन्फ्लेशन भी वैसे ही होगी. अगर हम सपोज ब्रेड आज 20 रुपये की बिक रही है और अगले साल इन्फ्लेशन 20% की है और उसमें भी इन्फ्लेशन इनबिल्ट है, हाँ, तो 24 रुपये की अगले साल आपको वो ब्रेड मिलेगी आपको. तो कंपनीज की सेल्स में भी इन्फ्लेशन, जब कंपनी अपने सेल्स का डाटा दिखाती है उसमें भी वो इन्फ्लेशन इनबिल्ट है, वो भी उसकी ग्रोथ में विजिबल है. इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इरिस्पेक्टिव, हमारे आप पिछले 20 साल पहले की बात करते हैं, इन्फ्लेशन 15% तक इन्फ्लेशन गया था. उस वक्त फिक्स डिपॉजिट रेट भी 12% होते थे. इनफैक्ट दैट वाज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा था उस वक्त, रियल इंटरेस्ट रेट वाज नेगेटिव एट दैट. आज की डेट में इन्फ्लेशन 2.5-3% है और इंटरेस्ट रेट आपको 6.5-7% मिलता है. वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3-4% पॉजिटिव है, बड़ी रेयर सिचुएशन है. तो मैं जो मैंने बोला जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इरिस्पेक्टिव, चाहे जीडीपी ज़्यादा हो चाहे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, वो आपको रिटर्न ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा. उसमें इक्विटी मार्केट में कोई इशू नहीं. और ये आप हर महीने कैलकुलेट मत कीजिएगा. यस, ये मेगा ट्रेंड है, ओवर टाइम कैलकुलेट करने वाली चीज होती है. Yes, तो yes. जिस दिन क्राइसिस हो जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ेंगे और मार्केट एक बार क्रैश भी होगा, फिर वहाँ पे लीजिएगा, उसके बाद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको. लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बात बिल्कुल साफ है, पूरा देश अगर 13% से ग्रो कर रहा है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो जो अच्छी कंपनी है वो 14-15 से ग्रो कर लेगी. उसकी मार्जिन थोड़ी और बढ़ गई तो शायद वो 16% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा देगी. इससे ऊपर लगातार कोई नहीं दिखा सकता. किसी एक साल में 30% बढ़ सकता है, लेकिन लगातार जो बढ़ने वाला है 5 साल के दौरान, तो वो उसी रेट से बढ़ता है, इवेंचुअली एवरेज आउट हो जाता है. और आप देखिए, अभी जो ठुकराल साहब कुछ देर पहले आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे देश में जब से NSE BSE के इंडेक्स का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पिछले 50 साल में 40 साल में 17% का 17% का ग्रोथ है. तो वो एनुअलाइज 17 ही आना है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता. जब तक कि हमारी वो जो नॉमिनल ग्रोथ है इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी वो बढ़ के अगर 20 हो गई तो फिर वो बढ़ेगा, अदरवाइज एवरेज आउट होगा. अगर एक साल 35 हुआ तो अगले साल 0 हो जाएगा या -5 हो जाएगा और उसको वो एवरेज कर देगा. फर्स्ट रो में मेरा सवाल जो है वो ये है कि लाइक जैसे 70 साल से सभी जो जितने भी जो इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, सबका जो बेस हमेशा से वो एडवाइज़र है. साइंस का एक क्वेश्चन भी था, तो अगली सर ने बात भी की थी, पर बीच में लगता है वो मुझे उसका आंसर नहीं मिला कि भी एक अच्छा एडवाइज़र, सही एडवाइज़र कहाँ से और कैसे मिल सकता है और कैसे चुने, और क्या वो, और जो जिसको चुने क्या वो वाकई वो कैसे सही हो सकता है. यही मेरा सवाल है. उसी के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट जो है. हाँ, आपके पास लोग कैसे पहुंचते हैं, वो उसी तरह आपको राइट एडवाइज़र के पास पहुंचना है. क्योंकि एडवाइज़र आपकी वेल्थ को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, दोनों चीज़ें. क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एक तरफ एडवाइज़र भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ शकुनी मामा थे एडवाइज़र, और उनका क्या हुआ. तो इसलिए उन शकुनियों से बचिए आप, और ऐसे एडवाइज़र से जो आपके बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे. 2 तरह के एडवाइज़र हैं, एक है जो खुद के बारे में सोचते हैं, वो आपको वो प्रोडक्ट देंगे जिसमें उसे सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, सबसे ज़्यादा उनके फॉरेन टूर हैं, वो प्रोडक्ट देंगे. दूसरे वो एडवाइज़र हैं जो आपके लिए सोचेंगे कि आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है. वो अपनी ग्रोथ को आपकी ग्रोथ के साथ लिंक करेंगे कि अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो उनके पास आपका पैसा बढ़ेगा, इसलिए उनका बिजनेस और बढ़ेगा. इसलिए राइट एडवाइज़र को चुनना वो 1 दिन का काम नहीं है, 5 दिन का काम नहीं है. उसमें आप 5-7-10 लोगों से मिलेंगे, फिर उनसे कंपैरिजन करेंगे कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको लगेगा कि कौन से लिए आपका राइट एडवाइस दे सकता है. उसके लिए एक उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैटर करे. एक और एग्जांपल देता हूँ. हम सब फैमिली वाले हैं, जैसे किसी को अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है या किसी को अपनी बहन के लिए वर ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढते हैं? जो इन्होंने बोला ऐसे ढूंढते हैं ना, उतनी प्रिकॉशन आप लीजिए. बस आप 10 लोगों से बात करते हैं, आप कुछ रेफरेंस निकालते हैं, उतनी अगर आपने समझदारी कर दी तो आपको एडवाइज़र अच्छा ही मिलेगा. देखिए, एक ही राह है, जो भी आपको एडवाइज़र बता रहे हैं, आपको समझ में आ रही है क्या बात, वो समझिए. किसी ने आपको बोला कि 25% के रिटर्न दे दूंगा, तो उससे पूछे कि 25 कैसे दे दोगे भाई, जब हम हमेशा सुन रहे हैं, सब कहते हैं कि 15-16% से ज़्यादा के रिटर्न नहीं आ सकते आपको, कहीं भी आप लगाओ, तो 25 कैसे आएगा. अगर आपको वो साबित कर सकता है, समझ में आ रही बात, तो ठीक है. जो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा वो मत कीजिए, वो फिर स्पीक एशिया हो जाएगा, वो शारदा चिट फंड हो जाएगा, वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि सिर्फ वहीं पे आपको इस तरह के रिटर्न मिलते हैं. और जब
जो आदमी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न कमिट कर रहा है, वहाँ पे जो बाजार के दिग्गज है वो कह के गए हैं कि हो सकता है कि आपको एक आध साल वो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन आपका जो असल है, जो मुद्दल है, वो चला जाएगा। तो वो जो रिटर्न दे रहा है वो कभी आपके पैसे वापस लौटाएगा नहीं, वो सिर्फ ब्याज ही देगा एक आध साल, शायद अगर आप किस्मत वाले हैं तो, और उसके बाद आपकी पूरी रकम लेके गायब हो सर जाएगा। को रखिए सलामत, सर सलामत तो पकड़ी 1000। और अगला सवाल इधर से लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच उनको लेके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक रिटायरमेंट लाइफ को प्लान करना है तो अभी से, लाइक दे हैव 30 इयर्स, तो हाउ शुड दे प्लान देयर इन्वेस्टमेंट, किस तरह से इन्वेस्ट करें? आप जैसे लोगों के लिए ऑब्वियसली पहले तो जो एसेट एलोकेशन हम बोलते हैं कि जो लिक्विड फंड रखना है या मिनिमम आपका जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, बाकी आपको मेजर पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में डालना चाहिए। और इक्विटी में भी प्राइमरीली आप जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकती हैं, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा, आप सारे साइकिल देखेंगे जो ऊपर नीचे चढ़ा होगा, और कुछ आप अपने गोल से लिंक कर दीजिए। अगर आपको आगे कहीं पढ़ने जाना है, 4 साल के बाद आपको कहीं इंटरनेशनल कुछ डिग्री लेनी है तो उसके साथ कर लीजिए, और बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी या वटेवर, कोई भी आपके जो गोल हैं उनके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं, और बाकी सारा पैसा आप इक्विटी में डाल दीजिए जो आपके रिटायरमेंट के लिए, और अब सही समय पर आप ये सोच रही है। 2 बातें यहाँ पे खास तौर पे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का तरीका आजकल बदल गया है। पहले सबको पता था, जो सब लोग नौकरी करते थे आमतौर पे सरकारी नौकरी, तो उनको पता था कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। अब आपको खुद से अपनी पेंशन तैयार करनी है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, तो भी आपको अपनी पेंशन खुद से जमा करनी है अपने लाइफ टाइम के दौरान। दूसरी बात जो बदलाव हो गया है वो ये कि आप तय कर सकते हैं आप किस उम्र में रिटायर होंगे। अब लोग 60 की उम्र में रिटायर होने की नहीं सोचते, लोग 55, 50, 45 में भी रिटायर होने की सोचते हैं। तो अगर आपने जल्दी शुरुआत कर ली तो आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं कि उसके बाद आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकें। खासतौर पे महिलाएं आजकल जल्दी रिटायर होकर के फिर अपने घर परिवार पे और दूसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करती हैं। अगला सवाल इधर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सिक्योर्ड अपनी एफडी वगैरह हम जनरल कराते हैं और उसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है जो कि कुछ ईयर्स बाद उसी रुपए की वैल्यू का ही हमको रिटर्न देता है, और म्यूचुअल फंड में हमको कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं जी। तो हम इसमें अपने लाइफ में किस तरह से रेशियो रखें कि इक्विलिब्रियम हमें बेनिफिट दे? अच्छा, मेरा जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि आपने तय कर लिया कि 70% मुझे इक्विटी फंड में रखना है और 30% डेट फंड में या एफडी में रखना है। तो साल भर के बाद आप उसको फिर से देखिए, अगर उस साल के दौरान इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो 85% इक्विटी हो गया और 15% ही डेट बचा। तो आप इक्विटी में से 15% निकाल के वो डेट में डाल दीजिए। जिस साल ख़राब होगा उस साल आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो 50 हो गया और डेट भी 50 हो गया, उस साल आपको डेट में से 20% निकाल के इक्विटी में डालना है। तो ऑटोमेटिकली आप ख़राब मार्केट में एवरेजिंग कर रहे होंगे और अच्छे मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, बिना दिमाग लगाए, बिना किसी एडवाइज़र से पूछे। ये पैसिव स्ट्रैटेजी इसको हम कहते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स के पास कोई दूसरा तरीका हो तो बताएंगे। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, इसमें कुछ ऐड करने का है नहीं। मेरा सवाल अरुण सर से है। जैसे हम क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं तो मोस्टली क्लाइंट ये भी कहते हैं कि सर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया बट लॉन्ग टर्म में भी मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिला। जैसे आप कई स्टॉक्स लो, रिलायंस कैपिटल, सन फार्मा, मनपसंद बेवरेजेस, तो लॉन्ग टर्म में जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाता है कई कंपनीज़ के ऊपर, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे ट्रैक करे उन चीज़ों को? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी शायद प्रदीप जी ने बताया भी कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा करना चाहिए, और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो पहले अच्छे लगते हैं बाद में पता लगता है कि वहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया जो कि पता नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर पता होता तो कोई भी एडवाइज़र उसको रिकमेंड नहीं करता। सो देयर आर डेवलपमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड सारे रिसर्च एनालिस्ट किसी ना किसी रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं और काफ़ी ड्यू डिलीजेंस करते हैं। कुछ लोग जाके प्लांट भी विजिट करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100% वेरीफाई नहीं कर पाते। तो किसी ना किसी स्टॉक में लॉस जरूर होगा, और लॉस ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाता है। बट अगर 10 में से 3 स्टॉक ऐसे हुए और 7 स्टॉक आपके ऊपर गए तो आई थिंक नेट रिटर्न आपका वही 16-17% आता है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, आपका कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे। आपको बेसिक मिनिमम जो ड्यू डिलीजेंस करनी है वो तो करनी है, और कंटिन्यूसली इवेल्युएट करना है। अभी मुझे एक सज्जन बाहर मिले, उन्होंने कहा कि मैंने आरकॉम कई सालों से रखा हुआ है और अभी इतना हो गया है। तो ऐसे कई मौके थे जब आरकॉम को देखा जा सकता था, ऐसे ही बाकी स्टॉक के बारे में भी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपना आंखें खुली रखनी है,
कान खुले रखने हैं और आसपास जिसे बोलते हैं ना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहना चाहिए और कुछ कुछ जो टेल को कट करते रहना चाहिए। आई थिंक ये प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। और सर जैसे रिसेंटली NBFC सेक्टर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, तो आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए NBFCs वगैरह में? नहीं, बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छा करने वाली है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। और उसके अंदर भी जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटीज़ में हम बात करते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में हम ज़्यादा बुलिश हैं और NBFCs में भी काफ़ी क्वालिटी NBFCs हैं जिनका ALM बहुत अच्छा है, जिनका एसेट लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है और बुक बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से तो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ना कोई जो लिक्विडिटी क्राइसिस आया है, जैसे कि अगेन हमने सुना अभी कि हर जगह हर देश में ये कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो उससे डर के आपको वो सेक्टर को बिल्कुल नहीं त्याग देना है बल्कि उसका फ़ायदा उठाना है। तो इसी वॉलेटिलिटी में जाके अच्छी कंपनीज आपको ऐड कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और एक ईमानदारी की बात मैं अगर आपको बताऊं तो आज की तारीख में आपके पास जितनी जानकारी उपलब्ध है, अगर आप सिर्फ CNBC आवाज़ देखते हैं मार्केट आवर्स के दौरान, सुबह शाम दिन में जो भी आपके फेवरेट प्रोग्राम है, घंटे 2 घंटे, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। अगर आप फिर भी पैसे गंवा रहे हैं या कोई भी निवेशक पैसे गंवा रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो ये सोचता है कि ये एक्सपर्ट तो बार बार यही स्टॉक बोलता है, इसको पता नहीं है, मैं तो वही लूँगा जो मुझे पता है। तो फिर आप खुद का रिस्क ले रहे हो। तो जो जिस स्टॉक पे सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका मैनेजमेंट आके कहता है कि हमारी सब कुछ ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि इसका ट्रेंड मजबूत है, फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें आगे अच्छा फ्यूचर है, तो आप वहाँ पैसे लगाएं। मुझे तो लगता है कि पैसे गंवाना बहुत मुश्किल है जिस तरह की जानकारी आज की तारीख में है। अच्छा, एक सवाल यहाँ से। हाँ जी सर, दो एवरीथिंग इज डिजिटल दीज डेज, हाउ रिस्की और फाइन इट इज टू इन्वेस्ट इन सम एंटरटेनमेंट और डिजिटल कंपनी? आई वांटेड टू आस्क यू दैट। देखिए, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, आप जो काम कर रहे हैं उसकी डिमांड है, तो स्पेसिफिक एंटरटेनमेंट डेफिनेटली अच्छा करेगा क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो बहुत बढ़ता है। तो अभी हमारी इकोनॉमी 2000 कैपिटल पर कैपिटा जो US डॉलर से उससे थोड़ा ऊपर जा रही है। तो ये जब US में हुआ तो वहाँ का 10 टाइम्स डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ा, चाइना में हुआ वहाँ पे बढ़ा। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि इंडिया में जो है वो एंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोग हेल्थ पे पैसा खर्च करेंगे, एंटरटेनमेंट में खर्च करेंगे, एंगेजमेंट में खर्च करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्पेस है, बट कंपनी सही होनी चाहिए, मॉडल सही होना चाहिए, प्रोडक्ट सही होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। या यू शुड, एक और भी है, यू कैन कम टू एक्सेस डायरेक्ट एनी टाइम। हम कहते हैं नहीं, fill it, shut it and forget it. That may not be true for equity investing. इक्विटी में आज कंपनी जो बहुत ग्रेट लगती है, मेरी रिसेंट मेमोरी में है, रिलायंस पावर का पब्लिक इशू आया था, हाँ, जिन्होंने fill it, shut it and forget it कर दिया तो वो तो forget it हो गए। तो म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पे fill it, shut it and forget it करते हैं तो फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर रहा है। कब किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, कब उसमें से विड्रॉ करना है, वो कंटिन्यूसली आपके लिए 24 आवर प्रोफेशनल आपके लिए काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो पैसा लगा के, जिनके पास टाइम, समय नहीं है और नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सही विकल्प है जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न चाहते हैं। एक बात सिर्फ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जिन सेक्टर्स की आपने बात की उनमें ज़्यादातर कंपनियां जो इस समय बहुत तेज़ रफ्तार से ग्रो कर रही हैं और बड़ा मार्केट शेयर हासिल कर रही हैं, ज़्यादातर वो लिस्टेड नहीं है। तो जो लिस्टेड यूनिवर्स में आप कोई कंपनी चुनते हैं, एक थीम जो आपने सुन रखी है उसके बिना पे, तो ये देखिए कि क्या वाकई में ये कंपनी भी वैसी ग्रोथ दिखा रही है क्या या नहीं। क्योंकि जब ऐसा फैशन चलता है तो बहुत सारी कंपनीज कहती है कि हम भी एक बिज़नेस कर रहे हैं, हम भी अब ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं करते थे। तो वाकई में कर रहे हैं, वाकई में उनका बिजनेस है, वो उनके मुनाफे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वही पैसे लगाएं। चलिए, इसके साथ ही पहला कदम सीजन 4 का ये सिलसिला यही पूरा होता है। लुधियाना के दर्शकों से हम लेंगे इजाज़त और अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार।